नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू के कठुआ से। जम्मू के कठुआ में सेना के वाहन पर फायरिंग में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 6 जवान घायल हुए हैं। कठुआ के बिलावर इलाके में यह हमला हुआ है। पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, कठुआ आतंकी हमले में 4 जवानों के शहीद होने की खबर है। सर्च ऑपरेशन जारी है। 6 जवानों के घायल होने की खबर भी आ रही है। और हमारे साथ इस वक्त आशीष कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष सिंह और अजय बाचलू मेरे साथ जम्मू से जुड़े हुए। आशीष सिंह हमारे साथ एडिटर डिफेंस जुड़े हैं न्यूज रूम से, उनके पास चलिए। सबसे पहले अजय बाचलू आपके पास आएंगे। अजय, इस वक्त क्या स्थिति है? सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और 4 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हो गई है, 6 घायल हुए हैं। जी रोहित, बिल्कुल। आज करीब 3 से 3:30 बजे के बीच का समय रहा होगा जब जम्मू के कठुआ इलाके के दूर दराज और जंगली इलाके बिलावर के थाना क्षेत्र में एक घात लगाकर कुछ आतंकी एक सेना के वाहन को निशाना बनाते हैं। ग्रेनेड लॉब होते हैं, फायरिंग होती है और कुछ देर तक दोनों तरफ से जो है आतंकी और सुरक्षा बलों के तरफ से दोनों तरफ से फायरिंग होती है। और इस फायरिंग में अब यह बताया जा रहा है कि 4 भारतीय सेना के जवानों ने देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया है, जबकि 6 अन्य जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। क्योंकि रोहित, जैसे मैंने पहले बताया कि काफी दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, तो रीइंफोर्समेंट भेजने में वहां थोड़ा समय लगा है। और फिलहाल पूरे इलाके को रोहित वहां पर सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो है वो वहां पर लगातार पूरे इलाके को घेर रखा है। बिल्कुल अजय, हालांकि ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तमाम जो नॉर्म्स हैं उनका पालन करते हुए जो तस्वीरें हम बहुत देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें, और इन तस्वीरों के पीछे जो आवाज आ रही है वो साफ तौर पर फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। जी अजय। जी रोहित, बिल्कुल ये उसी इलाके की तस्वीरें हैं। और अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखें तो आप देखेंगे किस तरह का घना जंगल है। और फिलहाल रोहित, वहां से अपडेट एक ये भी है कि वहां पर बिलावर में मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ इन जंगलों को खंगालना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि अंधेरा भी पड़ रहा है। तो ऐसे में सुरक्षा बल एहतियातन अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। न केवल सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, बल्कि पूरे इलाके को, मचेड़ी का इलाका है जहां पर पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से, और लगातार रीइंफोर्समेंट्स भेजी जा रही हैं। और इस बीच जिस वाहन पर हमला हुआ है वो काफी दूर खड़ा था वो वाहन, और वहां तक पहुंचने में सुरक्षा बलों को थोड़ा समय लगा, जिसके बाद उस जो वाहन है उसमें जो सवार सभी सेना के जवान थे उन्हें निकाला गया है। उन्हें अब यहां बिलावर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है, जहां 6 घायलों का रोहित अभी इलाज चल रहा है। ठीक है अजय, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ आशीष सिंह भी जुड़े हुए हैं, एडिटर डिफेंस। आशीष, अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो खास तौर पर जो आतंकवादी हैं वो सेना की गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं, या जिस तरह से हमले करें, जम्मू क्षेत्र में घटनाएं बढ़ गई हैं अचानक से, अगर पिछले कुछ अरसे की बात करें। बिल्कुल, अगर आप पिछले कुछ महीनों की बात करें तो अब कश्मीर से ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं आपको जम्मू के एरिया में दिखाई देंगी। वो इसलिए क्योंकि कश्मीर में 370 के बाद ग्रिड को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था। न केवल LOC बल्कि इंटरनली भी जो अंदर के इलाके हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रीइंफोर्समेंट रखी गई थी 370 के बाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन उससे हुआ यह है कि जम्मू की तरफ अब आतंकवादी या पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ने उस तरफ अब ज़्यादा फोकस किया, और यही वजह है कि विशेष तौर पर राजौरी, पुंछ, कठुआ, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा मुठभेड़ हो रही है। और एग्जैक्टली जिस चीज़ का आपने जिक्र किया, आज दोपहर को भी यही हुआ, जिसमें ये बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक आर्मी कॉन्वॉय को सामने से एम्बुश किया गया, यानी आतंकवादी घात लगाकर बैठे हुए थे। आर्मी का गाड़ियों का काफिला जा रहा था, उस पर ग्रेनेड दागा गया, उस पर लगातार फायरिंग की गई और उसके बाद तुरंत ही एनकाउंटर शुरू हो गया। लेकिन इस एनकाउंटर में जो अब तक खबर आई है, 4 हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हो गए और 6
घायल हैं। लेकिन अगर आप पिछले 24 से 48 घंटों में भी देखें तो ये जो ऑपरेशन चल रहा है ये कठुआ में है। कुलगाम एनकाउंटर की अगर आप बात करें तो उसमें भी 2 जवान शहीद हुए और 6 आतंकवादी मारे गए। और इसी के मद्देनजर इस एरिया में, जम्मू के विशेष तौर पर एरिया में, पिछले कुछ महीनों में ये साफ देखा जा रहा है कि आतंकवादी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसमें भी अधिकतर अगर आप देखें तो कॉन्वॉय को टारगेट किया जा रहा है। बड़ी खबर के बाद अब आपको बता दूं कि भारत की बात में आप कौन सी बड़ी खबर आज देखने वाले हैं। मुझे कई बार लगता है कि बारिश का मौसम सरकारी सिस्टम की पोल खोलने के लिए ही आता है। दावे कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, मूसलाधार बारिश सच से हर बार पर्दा उठा देती है। आज भी ऐसा ही हुआ। असम से महाराष्ट्र तक और यूपी से बिहार तक सरकारी दावों का हवा महल लहरों की मार से ध्वस्त हो गया। मैं आपको नेपाल के पानी की आज वो कहानी बताऊंगा जिसे हर बार विलेन की तरह पेश किया जाता है, लेकिन इससे आने वाली बाढ़ से निपटने की कोशिश अधूरी रहती है। आज बात आमची मुंबई की भी, जो 6 घंटे की बारिश से ही डूबती हुई नजर आई। सारे दावे मीठी नदी में बह गए और कड़वा सबक दे गए। और साथ ही खबर मोहब्बत की दुकान की, जो राहुल गांधी के मणिपुर दौरे की वजह से चर्चा में रही। लेकिन सबसे पहले बात ब्रह्मपुत्र के उस डेंजर अलार्म की जिसने असम को सिरहा दिया है। राज्य का 80% हिस्सा इस वक्त बाढ़ की चपेट में है और लोग महासंकट में हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें और ये हालात भी बताने के लिए काफी हैं कि बाढ़ और बारिश ने असम को किस हाल में पहुंचा दिया है। पैंतीस जिलों वाले राज्य के 28 जिले पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर आई तो कई गांव डूब गए। 20 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें पानी के संकट ने घेर लिया है। लेकिन 60 से ज्यादा ऐसे लोग थे जो पानी के आगे जिंदगी की जंग हार गए। असम का नौगांव जिला भी कुदरत के प्रकोप का शिकार है। यहां हाथीमुरा डैम का करीब 100 मीटर का हिस्सा पानी में बह गया। हालात ये हैं कि डैम का पानी बस्तियों में पहुंच गया है। 20 गांव सैलाब में घिर चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव ने असम के नौगांव में भारी तबाही मचाई है, जिसमें से शुरुआत होती है यहाँ पर हाथीमुरा डैम है। हाथीमुरा डैम को तोड़ करके ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव आगे बढ़ा और आगे करीब 20 से ज्यादा गांव हैं जो कि पानी में पूरी तरीके से समा गए। अब पानी कम हो रहा है तो बीमारियां बढ़ रही हैं। पानी के बीच फंसे हुए बीमारी की चपेट में आ रहे कुछ लोग गांव छोड़कर राहत शिविर में पहुंचे हैं। घर कब लौटेंगे कोई बता नहीं सकता। लोग शरणार्थी की तरीके से सड़क पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो बीमारियों से भी जूझ रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है। ये जो नदी का पानी है जो खेतों में और घरों में भरा आया है, उसी पानी से बर्तन भी मांजा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि बीमारियां इसी तरीके से और फैलेंगी। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी है। राहत सामग्री भी दी जा रही, लेकिन फिर भी हालात परेशान करने वाले हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल में वो बच्चे और बूढ़े हैं जो पानी से जान बचाकर इधर से उधर भाग रहे। अभी मेरा भी घर डूबा हुआ है, पानी निकलेगा नहीं तो सुखाएगा नहीं। कितना दिन रास्ता में रहूंगा। सब चल गया, पानी में डूब गया तो सब पानी आ गया, सब चल गया। घर की दिक्कत हो रहा है, गर्मी ज्यादा है, खाना पीना कपड़ा का नहीं दिक्कत हो। वो अपना घर जो डूब गया है, दुकान डूब गया है, कुछ नहीं बचा है। कहीं घुटने तक पानी है, कहीं कमर तक पानी है, तो कहीं पानी गले तक आ पहुंचा है। हजारों लोग बेघर हैं और उन्हीं बेघरों का हाल जानने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी असम पहुंचे। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, यह हालात बीजेपी की डबल इंजन सरकार के गंभीर कुप्रबंधन को दर्शाती है, जो बाढ़ मुक्त असम के वादे के साथ सत्ता में आई थी।
असम में जो बाढ़ हुआ है, भयंकर आपदा है वो, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, कुछ 100 लोग जान भी गंवाए हैं। ऐसा नहीं है कि बाढ़ पर राज्य सरकार की निगाहें नहीं है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा खुद बाढ़ पीड़ितों से मिल चुके हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, जायजा भी ले रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं कि परेशान लोगों की हर संभव मदद सरकार करेगी। देखिए, असम के लिए बाढ़ के विषम हालात नए नहीं हैं। आखिर पूर्वोत्तर का यह सबसे बड़ा राज्य कितने बड़े संकट से दो चार है, अब इसे आंकड़ों के जरिए समझिए। असम में बाढ़ की विनाश लीला से 3,535 गांव प्रभावित हैं। 24 लाख की आबादी मुश्किल में है। राज्य की 7% आबादी बाढ़ से दो चार है। राज्य की 78.5 लाख हेक्टेयर जमीन में से 31.05 लाख हेक्टेयर जमीन बाढ़ से घिरी है। राज्य की 40% जमीन बाढ़ के खतरे की जद में है। असम में हर साल बाढ़ से औसतन 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 2022 में बाढ़ से 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। देश भर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 10% क्षेत्र असम का है। राज्य में ब्रह्मपुत्र, बराक नदी और 50 सहायक नदियों का नेटवर्क है। 1950 से अब तक राज्य की 4,27,000 हेक्टेयर जमीन ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों के कटाव में समा चुकी है। बात यूपी की करते हैं और बिहार की भी, जहां एक बार फिर नेपाल से छोड़े गए पानी ने लोगों को डरा कर रखा है। कई सीमावर्ती जिलों में हाहाकार की स्थिति है। कहीं राप्ती खतरे के निशान से ऊपर है तो कहीं कोसी का प्रचंड रूप लोगों को खौफ से डरा रहा है। यूपी के श्रावस्ती और बहराइच से लेकर बिहार के बगहा तक हालात खतरनाक है। तबाही का ये सैलाब नेपाल से आया है। भारी बारिश के बीच पड़ोसी देश से छोड़े गए पानी ने सितम ढा रखा है। नेपाल सीमा से होकर गुजरने वाली नदियां उफान पर हैं। बिहार से यूपी तक बाढ़ ने रौद्र रूप अपना लिया है। श्रावस्ती में तो सड़कों पर समंदर लहरा रहा। दूर दूर तक सिर्फ पानी पानी है, कुछ और नहीं। श्रावस्ती और बहराइच जिले में 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही। ऊपर से नेपाल अपने डैम से लगातार पानी छोड़ रहा है। इस वजह से राप्ती का जल स्तर खतरे के निशान से 1 मीटर 80 सेंटीमीटर तक ऊपर आ गया। नतीजा, दर्जनों गांव टापू में बदल गए हैं। घर में राशन पानी था वो भी बह गया और रहने का जो वहां बिछोना था वो भी बच गया और छत पे आदमी दिन काट रहे हैं और रास्ता भी बंद हो गया। चारों तरफ पानी ही पानी है और बीच में है गांव। श्रावस्ती के कम से कम 18 से 20 गांव में बाढ़ प्रचंड रूप में है। ये बाढ़ बहुत कुछ बहा ले जा चुकी है। जो बचा है उस पर भी आफत है, जिंदगी भी महफूज नहीं। 5-6 दिन से बारिश हो रही है। काफी दिनों से बारिश हो रहा है, इसलिए गांव में भी पानी है। कम से कम 30-40 गांव में पानी जा चुका है। श्रावस्ती से बहराइच जाने वाला हाईवे पानी में डूब चुका है। गाड़ियां खड़ी हैं, आना जाना बंद है। राहत पहुंचाने में अफसर डटे हैं। बचाव टीमों को बढ़ाने का वादा है। एनडीआरएफ की एक टीम जनपद में ऑलरेडी काम कर रही है। पीएससी की एक टीम है। एक टीम के लिए और रिक्वेस्ट किया है। शीघ्र ही हमें उम्मीद है कि वो टीम भी यहाँ पे आ जाएगी। नेपाल से आए सैलाब ने यूपी के साथ ही बिहार में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। देखिए, बाढ़ की तबाही हर साल बड़ी होती जा रही है, लेकिन अगर आप वक्त रहते ठोस कदम उठाए जाएं तो देश को बड़े आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकता है। यह नुकसान कितना बड़ा है, अब जरा जल्दी से इसे जान लीजिए। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से देश को 2017 में 30,666 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बाढ़ बारिश की वजह से 2018 में 18,350 करोड़ रुपए का यह नुकसान था। और देखिए आगे 19 में 15,869 करोड़ का यह नुकसान था। बाढ़ और बारिश की वजह से देश को नुकसान 2020 में 21,194 करोड़ रुपए का नुकसान देश को झेलना पड़ा बाढ़ बारिश की वजह से। और 2021 में 49,618 करोड़ रुपए का यह आंकड़ा पहुंच गया।
इससे भी बड़ा नुकसान देश के आम लोगों की जिंदगी का है। जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2012 से 23 के बीच भारी बारिश से अगर हम बात करें तो 21,758 लोगों की मौत हुई है 2012 से 2023 तक, और 2022 में 2,131 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है बाढ़ और बारिश की वजह से। ये सरकारी आंकड़े हैं। 2023 में 2,627 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये वो आंकड़े हैं जो बार बार व्यवस्था पर सवाल उठा। मुंबई इस वक्त रह कर जोरदार बारिश वहां पर मुंबई में हो रही है। मुंबई सहमी हुई है क्योंकि बरसात, एक जोरदार प्रहार हुआ बरसात का, और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पहिए थमते दिखे। रिहायशी इलाकों से लेकर सड़कें और रेलवे ट्रैक तक पानी सब डूब गए। इस शहर में बारिश हर साल यही रंग दिखाती है। अच्छी खासी दौड़ती भागती जिंदगी बेपटरी हो जाती है। सवाल यह है कि क्या हर साल डूबना मुंबई की किस्मत है? अगर ऐसा है तो ये किस्मत लिखी किसने? जवाब इस रिपोर्ट में देंगे। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी पानी भरा है। स्थिति ऐसी है कि गाड़ियों को किनारे से होकर जाना पड़ रहा है। हाईवे पर ऐसे हालात हैं। कभी न रुकने वाली मुंबई की रफ्तार एक बार फिर मूसलाधार बारिश ने रोक दी। जरा देखिए बारिश ने अंधेरी में सड़कों का क्या हाल कर दिया। बारिश से पहले और बाद की इन दो तस्वीरों से यहां की आफत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बारिश ने इसी कदर मुंबई के तमाम इलाकों का रंग उड़ा दिया। देश की आर्थिक राजधानी मूसलाधार बारिश के बाद जलग्रहण की चपेट में है। मुंबई की इन 8 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि आज भी मुंबई में मूसलाधार बारिश का मतलब नहीं बदला है। नालों की सफाई से लेकर सीवर लाइन के दुरुस्त होने के बीएमसी जितने दावे करे, लेकिन एक आम मुंबईकर आज भी इंद्रदेव की कृपा से ही महफूज रह सकता है, क्योंकि हर जगह अगर साफ सफाई का सिस्टम मजबूत होता तो चेंबूर से सायन, अंधेरी से बोरीवली, वीरा देसाई रोड से मलाड और विद्या विहार से भांडुप तक की ऐसी तस्वीरें कतई सामने नहीं आती। बारिश से पहले सड़कों पर पानी भरा, कई जगहों पर ये गलियों से होता हुआ घरों तक जा पहुंचा, रेलवे लाइन तक पानी में डूबा नजर आया। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी पानी भरा है और आप तस्वीर देखिए कि ट्रैफिक इससे कितना ज्यादा बढ़ गया है। ये वो रूट है जहां मुंबई की तरफ से थाने के लिए जाने वाला रास्ता है और यहाँ पर भरे हुए पानी के चलते गाड़ियां बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं और जो ट्रैफिक है वो बढ़ गया है। सोचिए सड़क के 1/3 पर तो पानी भरा है तो गाड़ियां यहाँ पर चलेंगी कैसे, और गाड़ियां खराब हो रही हैं वो अलग। तो ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीएमसी के अफसर कंट्रोल रूम से मुआयना करते रहे, लेकिन जब पानी सिर तक पहुंच जाए तब की जाने वाली कोशिशों का हश्र क्या होता है ये सब जानते हैं। बारिश थमी नहीं, मुश्किलें बढ़ती गईं। देखते ही देखते मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली ट्रेनें भी थमने लगी। यात्रियों की हालत खस्ता हो गई। रेलवे स्टेशन का चप्पा चप्पा कई जगहों पर भर गया, लेकिन ट्रेन आने का इंतजार लंबा होता चला गया। ट्रैक पर भरा हुआ पानी उतरने में समय लगा रहा था और इधर रेल यात्रियों के सब्र का बांध टूट रहा था। एक ही जगह पर घंटों खड़े रहना किसी के लिए भी कम बेचैनी का सबब नहीं होता। एक ही बारिश में ये हाल है। मैं प्रशासन से यही बोलना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो भी है मसला है उसको हल करना चाहिए पानी के लिए। मुंबई की मूसलाधार आफत की पुरानी कहानी की हर साल रिलीज होने वाली सीरीज का ये फर्स्ट एपिसोड है, लेकिन अभी सावन और भादो तो बाकी ही है। उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संकट काल में आपदा प्रबंधन पर बड़ी बैठक की। तमाम मंत्री और सचिव इसमें मौजूद थे। बैठक में पूरे महाराष्ट्र के हालात का जायजा लिया गया। कोस्टल रीजन के जितने डिस्ट्रिक्ट थे हमारे वो ऑरेंज अलर्ट है और एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। अगर जरूरत पड़े तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उसको भी इतला किया है, उनको भी सूचना दी हुई है। वो भी हमारी मदद के लिए हमेशा तैनात है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब राजधानी मुंबई को ही जल जमाव से निजात नहीं मिल पा रही तो फिर पूरे महाराष्ट्र के आम लोगों को कब तक राहत मिलेगी, कहना मुश्किल है।
मुंबई का पूरा आसमान इस वक्त बादलों की गिरफ्त में है। रह रहकर बूंदें बरस रही हैं। कल रात 1 बजे से आज सुबह 7 बजे तक मुंबई में रिकॉर्ड बारिश हुई है। करीब 300 मिलीमीटर थी। 6 घंटे की इस बारिश में आधी मुंबई जलमग्न हो गई। ऐसे में बीएमसी पर सवाल उठ रहे हैं कि उसने नालों की सफाई के नाम पर किया क्या। पहले उसके दावों को जान लेते हैं, फिर इसका सच मैं आपको बताऊंगा। बीएमसी ने 2024-2025 के लिए नालों में जमा 13,10,000 मीट्रिक टन सिल्ट को साफ करने का टारगेट तय किया था। दावा है कि 31 मई 2024 तक उसने 14,26,000 मीट्रिक टन सिल्ट यानी नाले से गाद निकाल दी थी, जो टारगेट से ज्यादा था। बीएमसी ने कहा कि उसने छोटे नालों से कचरा हटाने के टारगेट के हिसाब से 126% काम किया है। बड़े नालों की सफाई के लिए 110% काम किया, जबकि मीठी नदी की सफाई का काम तय लक्ष्य से भी ज्यादा यानी 106% काम किया गया। अब सवाल यह है कि अगर इतना काम किया गया तो फिर 6 घंटे की बारिश में नालों में उफान कैसे आ गया? सिल्ट जमा नहीं था तो फिर नाले जमा कैसे हुए? यहां यह बात बतानी जरूरी है कि बीएमसी का बजट कितना बड़ा है। बीएमसी इस वक्त यानी साल 2024-25 के बजट की अगर बात करें तो 59,954 करोड़ रुपए का है, जो कई राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। इस बजट में 249 करोड़ रुपए का आवंटन सिर्फ नालों की सफाई के लिए है, लेकिन इस खर्च का असर क्या है ये तैरती मुंबई को देखकर कोई भी समझ सकता है। बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि मुंबई में एक बार फिर बारिश शुरू हो चुकी है, यानी फिर से मुंबई के लिए खतरे की घंटी। मुंबई में एक बार फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। सुबह लगातार बारिश होती रही रात से सुबह तक। उसके बाद मुंबई में हालात बेहद खराब हो गए। दोपहर में कुछ राहत दिखी, लेकिन एक बार फिर से कृष्णा ठाकुर मेरे साथ मौजूद है मुंबई से। कृष्णा, क्या ताजा तस्वीर मुंबई की? एक बार फिर मूसलाधार बारिश की शुरुआत, यानी मुंबई में एक बार फिर से खतरे की घंटी। जी बिल्कुल, देखिए कल रात से ही मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही थी। नतीजन ये कि राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आई और उन्होंने कहा कि तमाम जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ऑफिसेस हैं, उन्हें बंद कर दिया जाए और ज़रूरी ना हो तो लोग अपने घरों से ना निकले। हालात इतने बद से बदतर होते चले गए कि खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीएमसी हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और वहां पर वो अधिकारियों से बातचीत करते हैं और ये कहते हैं कि हर संभव जो प्रयास है वो किया जाए ताकि लोगों को किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद हमने देखा कि 1 से 2 घंटे तक मुंबईकरों को राहत मिली, लेकिन एक बार फिर मुंबई में बीते 1 घंटे से जोरदार बारिश हो रही है। नतीजा ये कि मुंबई के जो तमाम निचले इलाके हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर सायन, दादर का इलाका हो, कुर्ला हो, ये उनमें अब जो है आप इस वक्त कौन से इलाके में मौजूद है मुंबई के, और वहां के आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए कि किस तरह की स्थिति, किस तरह की तस्वीर बन रही है एक बार फिर बारिश की शुरुआत मुंबई में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के सायन इलाके में। सायन इलाके का ये गांधी मार्केट का इलाका है और यहाँ पर हर साल पानी जो है वो भरता है बारिश के समय में। इसीलिए एहतियात के तौर पर यहाँ पर बीएमसी ने कई सारे जो पंपिंग मशीन है वो लगाए थे, लेकिन बारिश इतनी तेज है कि तमाम जो पंपिंग मशीन है वो फेल होती हुई नजर आ रही है और इसीलिए बीएमसी के कर्मचारी जो है वो इस वक्त मैदान में उतरकर रोड सब पर, सड़क पर जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हैं और यहाँ पर लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि वो इस रोड का इस्तेमाल ना करें। आप अगर इस रोड की तस्वीर देखेंगे तो आपको ही पता नहीं चल रहा होगा कि हम इस वक्त रोड की बात कर रहे हैं या तालाब की बात कर रहे हैं। तो सड़कें जो है वो कमोवेश पूर्वानुमान की बात करें, फोरकास्ट की बात करें तो अभी क्या ताजा अपडेट, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? क्या ये बारिश लगातार जारी रहेगी? किस तरह का फोरकास्ट है मौसम विभाग की अगर बात करें? बिल्कुल, देखिए मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हुआ है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। जोरदार बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, इसीलिए मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि आने वाले 2 से 3 घंटे तक मुंबई और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर रायगढ़ आ गया, नवी मुंबई आ गया, ठाणे आ गया। ठीक है कृष्णा, बिल्कुल। तो मुंबई में एक बार फिर बारिश की शुरुआत हो गई है, जिससे मुंबईकरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में। बात बिहार की। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच बिगड़े रिश्ते सुधरते दिख रहे हैं। पूर्णिया सीट से तेजस्वी ने बीमा भारती को आरजेडी उम्मीदवार बनाया था। इस पर पप्पू भड़क गए थे, लेकिन अब पप्पू यादव ने रुपौली विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीमा भारती को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद पूछा जा रहा है कि क्या पप्पू और तेजस्वी यादव के गिले शिकवे दूर हो गए?
ये तस्वीर 30 जून की है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव से हारने के बाद आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती उनसे मुलाकात करने पहुंची थी। बीमा भारती ने न सिर्फ पप्पू यादव को बधाई दी बल्कि लगे हाथ विधानसभा उपचुनाव में उनसे समर्थन की अपील भी कर दी थी। एक हफ्ते के मंथन और सोच विचार के बाद अब पप्पू यादव मीडिया के सामने आए और उपचुनाव में आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। रुपौली की जनता से हाथ जोड़ क्षमा मांगता हूं, यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिए। पूर्णिया लोकसभा सीट पूरे चुनाव के दौरान सुर्खियों में रही थी और अब उपचुनाव में रुपौली सीट पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि जिस बीमा भारती के खिलाफ पप्पू यादव चुनावी मैदान में थे, अब विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में उनका ही समर्थन कर चुके हैं और दलील ये कि कांग्रेस जिसके साथ रहेगी वो भी उसका ही साथ देंगे। हमारी